प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो क्लास 10th का आपका चैप्टर 3 उद्योग भूगोल का हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे आज उद्योग के बारे में। ठीक है, उद्योग आपको पता है उद्योग किसे कहते हैं, यानी जब भी हम किसी चीज का मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाने की क्रिया करते हैं वह क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। जैसे कि कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं तैयार करना, विनिर्माण करना उद्योग कहलाता है। जैसे आप देखिएगा कि मान लीजिए जैसे कि खिलौना बनाने वाला है, मट्टी से क्या करता है, खिलौना बनाता है, और वह खिलौना क्या होता है भैया, बाहर जाके बिकता है। तो यानी उसने एक छोटा सा उद्योग तैयार किया। अब वह किस तरह का उद्योग है, लघु है, बृहत है, बड़ा है, छोटा है, इस सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो उद्योग आप लोग समझ गए। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये सब आपका उद्योग में आ जाता है। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। अगर बात करें श्रम के आधार पर यानी मेहनत के आधार पर उद्योग क्या प्रकार के होते हैं, तो देखिए मेहनत के आधार पर दो प्रकार हैं आपके, शायद कि तीन प्रकार है। ठीक है, पहला है बड़े पैमाने का उद्योग, दूसरा है मध्यम पैमाने का उद्योग, और तीसरा आपके छोटे पैमाने का उद्योग। तीनों को जान लेते हैं। जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी लगती है, ठीक है, जब बड़ी मात्रा में यानी भाई जब बात हो रही है बड़े पैमाने का उद्योग, तो इसमें श्रम पूंजी दोनों चीज बड़ा लगेगा और उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे, बड़े पैमाने का उद्योग इसको कहेंगे। जैसे में सूती कपड़ा उद्योग आदि। ठीक है, आ गया मध्यम पैमाना यानी मीडियम में इसमें लगेगा। इसमें ना तो बहुत श्रम का प्रयोग होता है और ना ही बहुत उत्पादन की जरूरत है इसमें। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे में साइकिल हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, थोड़ा बहुत उत्पादन किए, बिका, फिर दोबारा हम इसको शुरू कर सकते हैं। तीसरा है आप लोग का छोटे पैमाने का उद्योग। तो ग्रामीण लघु तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है। जो आपके गांव घर में देखने के लिए उद्योग मिलते हैं वह सभी लघु उद्योग होते हैं। जैसे आपने अभी मैंने बताया मट्टी से जैसे क्या कहते हैं, दिया बनाया जाता है ना, दीपावली में, तो उसको क्या कहेंगे, छोटे पैमाने का उद्योग कहेंगे। भैया छोटा सा मिट्टी मान लीजिए 2 बोरा 3 बोरा लिया, 500-600 दिए बना दिए, 1000 दिए बना दिए और उसको बेच दिया, यानी वह वहां पे किस चीज का काम कर रहा है, छोटे पैमाने का उद्योग का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे में आप देखिए आभूषण निर्माण, इसमें जो होते हैं ना, जो घर के मतलब जो इनका पेशा होता है वही लोग काम करते हैं। जैसे सोनार का कैसा हो जाता है, छोटे पैमाने का उद्योग है, उनका बड़ा भी होता है, फैलता भी है, पर आभूषण भी निर्माण करना उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, उसके बाद हस्तशिल्प, हाथ से शिल्प कला करना, यानी भैया किसी किसी के पास ऐसा गुण होता है, चित्रकारी का गुण हो गया, कलाकारी का गुण हो गया, तो ये सब हो जाता है आपके छोटे पैमाने के उद्योग के अंदर में। ठीक है, आगे है कच्चे माल के आधार पर। तो सबसे पहला भारी उद्योग, जिसमें आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग हो जाता है। दूसरा है हल्के उद्योग, हल्के में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा और सिलाई उद्योग हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो जाएगा, सिलाई उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा है आप लोग का स्वामित्व के आधार पर। अब किसके आधार पर हम लोग देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहला होता है सार्वजनिक उद्योग, यानी इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। सार्वजनिक मतलब इसका संचालन सरकार स्वयं करती है। जैसे में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र हो गए। ठीक है, यानी सार्वजनिक उद्योग का मतलब जिसका नियंत्रण किसके पास हो, सरकार के पास हो। आगे है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, यानी जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का योगदान हो, यानी 2 आदमी मिलकर खोले या 2 से अधिक आदमी मिलकर खोलता है, तो वह क्या कहलाता है, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहलाता है। जैसे में आपका ऑल इंडिया लिमिटेड है और एक अमूल दूध पीता है इंडिया, जो आप देखते हैं। ठीक है, आगे चौथे नंबर की बात करते हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। सबसे पहला है कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के अगर स्रोत के आधार पर देखें तो सबसे पहला उद्योग हमारा आता है कृषि आधारित उद्योग, जिसमें सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो देखिए मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल 1854 में लगाई गई थी। सबसे पहले अगर सूती कपड़े की मिल की बात करें तो कहां में लगाई गई थी, मुंबई में लगाई गई थी। याद रखिएगा 1854 में। किसकी, सूती वस्त्र उद्योग की मिल। तो याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग कहां पे लगाया गया था, मुंबई में। कब, 1854 ईस्वी में। ठीक है, मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी भी कहा जाता है। सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत आदि सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। और आगे अगर गुजरात में देखा जाए, गुजरात में आपका अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, सूरत, ये सूती उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, अगला है ख नंबर हमारा जूट या पटसन उद्योग। जूट या पटसन उद्योग, तो ध्यान रखिएगा इसका सबसे पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। ठीक है, सूती वस्त्र का कब लगाया गया था, मुंबई में 1854 में। एक साल बाद
जूट यानी पटसन का उद्योग लगाया गया 1855 में, कहां पे? कोलकाता में, यानी रिसरा नामक स्थान में इसको लगाया गया था। जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। जूट के निर्यात की अगर बात करें, मतलब बेचने की बात करें, तो बांग्लादेश के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है। यानी बांग्लादेश अगर 3 नंबर पे होगा तो उसके नीचे हमारा भारत होगा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। तो ऊनी वस्त्र उद्योग का साकेंद्र देखा जाए, मतलब जहां आपको देखने को मिलेगा पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आदि राज्य में आपको देखने को मिलेगा। इसी में आता है आपका ऊनी वस्त्र में एक पश्मीना ऊन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका सीटेट में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जरों द्वारा पाली जाती है। ठीक है, पश्मीना ऊन, इससे शॉल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अंगूरा का ऊन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूरा का ऊन का मतलब, अंगूर का ऊन मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, अंगोरा मतलब एक, आपने देखा होगा मफलर आप लोग पहनते हैं, मफलर को कभी देखिएगा ANGOORA लिखा रहेगा उस पे। ठीक है, अंगूरा कभी देखिएगा मफलर को, ठंडी आ रहा है। ठीक है, तो अंगोरा यानी ये किससे प्राप्त होता है? याद रखिए, खरगोश के रोए से प्राप्त होता है। अंगोरा नाम का खरगोश होता है, उसके रोए से प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम अंगोरा का ऊन रखा गया। आगे है रेशमी वस्त्र। भारत प्रारंभ से ही रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश में 4 प्रकार के रेशम आपके मलबरी, तसर, इरी और मूंगा पैदा की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आपका, अगर रेशमी वस्त्र में बात करें तो आप रेशमी वस्त्र की अगर बात करें तो तसर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 90% से अधिक रेशम का उत्पादन आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर राज्यों में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा रेशम के कितने प्रकार है? 4, मलबरी, तसर, इरी और मूंगा। आगे बात करते हैं कृत्रिम वस्त्र की। ठीक है, कृत्रिम वस्त्र की। कृत्रिम वस्त्र, तो कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का उपयोग किया जाता है। जखने कृत्रिम है यानी मानव निर्मित, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, तो धागों का उपयोग किया जाता है। ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। तो कृत्रिम धागे जो होते हैं वो आपके पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जो आपके कृत्रिम धागे हैं किसके द्वारा मतलब तैयार किए जाते हैं? तो याद रखिएगा पेट्रो रसायन के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। जैसे में आपका नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और आपको पता होगा कि पैरासूट आपका इसी धागों में से निर्मित होता है। अब आपको कमेंट में बताना नायलॉन होगा कि पॉलिस्टर होगा। और आपका जो पर्वतरोही रस्सी होता है वो भी इन्हीं 2 में से किसी एक से तैयार होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और रेयॉन तो आप लोग का पता ही है, जैसे आपका कच्छा होगा, मतलब कच्छा हो गया, जो अंडरवियर जिसे कहते हैं, बनियन हो गया, जुराब हो गया, ये सब इससे तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पर। देखिए मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली आदि आपके कृत्रिम वस्त्र के केंद्र हो जाते हैं। आगे बात करते हैं चीनी उद्योग की। तो भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा भारत जो है संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के सारण जिले के मंडोदरा में एक चीनी उद्योग की स्थापना हुई। सबसे पहले बिहार में अगर बात करें तो कहाँ हुई थी स्थापना? मंडोरा में। ठीक है, मंडोदरा मैंने बोल दिया, मंडोरा में, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? यह ऐसा उद्योग है जो उत्पादन उपभोक्ता को सीधे उपयोग हेतु करता है। यानी ये सीधे, मतलब जो इसका यूज करता है उसको सीधे ये दे देता है। ठीक है, जिसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे में देखिए कागज उद्योग, कागज उद्योग से भैया जिस पार्टी को चाहिए कॉपी लेना, कॉपी डायरेक्ट मिल गया, है ना। दंत मंजन उद्योग डायरेक्ट यूज करने वाला चीज है। सीमेंट उद्योग, पंखा उद्योग, मतलब डायरेक्ट यूज करने वाला जो चीज होता है उसे हम लोग उपभोक्ता उद्योग में रखते हैं। ठीक है, आगे है खनिज आधारित उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक बात को आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग, इसमें सबसे पहला है लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग की बात करें तो आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ 1864 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित हुआ। ठीक है, सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग कहां पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक जगह में हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में, याद रखिएगा। लोहा इस्पात सबसे पहले कहां हुआ था? कौन सी ईस्वी में? 1864 में। कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहां?
तो कुल्टी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 ईस्वी में, और लोहे का तो ये हो गया। उसके बाद इस्पात की बात करें यानी स्टील की बात करें तो इसका सबसे बड़े पैमाने में 1907 में हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा, जो कि कहाँ है आपका, साकची में। साकची मतलब झारखंड स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा साकची, जो कि झारखंड स्थित आपके जमशेदपुर में देखा जाता है, ठीक है, में कारखाना की स्थापना के साथ हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोहे की बात करें 864 में पश्चिम बंगाल कुल्टी नामक स्थान पे हुआ, और इस्पात की अगर बात करें तो 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील के साथ हुआ, जो कि आपके झारखंड के जमशेदपुर में बनता है, जो कि साकची में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं इसका। आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग की। तो सबसे बात करते हैं कंपनी, तो पहला है आपका टाटा लोहा इस्पात, जिसको हम टिस्को कहते हैं, ये आपका झारखंड यानी जमशेदपुर में स्थित है। अगला है भारतीय लोहा और इस्पात यानी इसको, टिस्को और इसको याद रखिएगा, और ये आपका पश्चिम बंगाल में है, बर्नपुर में। ठीक है, आगे आपका राउरकेला इस्पात केंद्र, जो कि उड़ीसा में है। जगह की बात करें तो राउरकेला, इसीलिए राउरकेला इसका नाम है। आगे है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये आपका पश्चिम बंगाल में, और कहाँ पे जगह कहाँ है, दुर्गापुर में है। ठीक है, उसके बाद बोकारो इस्पात यंत्र, ये आपका झारखंड में है, और जगह कौन सा है, बोकारो, याद रखिएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, भारत का वर्मीघम किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जमशेदपुर को भारत का वर्मीघम कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्युमिनियम उद्योग की। तो यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह लचीला होता है, हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका अयस्क बॉक्साइट होता है, यानी देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, बताइए निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट हो जाता है। हवाई जहाज उद्योग, इसका जो उपयोग होता है आपका हवाई जहाज में, उद्योग में, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट, 1 टन अगर हम लोग को एल्युमिनियम निकालना है उसके लिए 6 टन बॉक्साइट चाहिए, और 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है, तब जाके 1 टन एल्युमिनियम हमको प्राप्त होगा। अगला बात करते हैं तांबा प्रगलन उद्योग के बारे में। तो भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतरी नामक स्थान पर आपको देखने के लिए मिलेगी, और तांबा से आपको पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, अष्ट धातु आदि मिश्रित धातु बनाई जाती है इसी से, आपके तांबे से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं रासायनिक उद्योग की। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका उर्वरक उद्योग। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र अगर कहा जाए तो 1906 में रानीपेट यानी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास जो हुआ 1951 में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1906 में इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु के पास, ठीक है, रानीपेट में। उसके बाद इसको हवा कहां से मिली, तो जहाँ ये आपका जब भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में जब इसका स्थापित हुआ, यानी सिंदरी नामक जगह में जब इसका स्थापित हुआ, कब, 1951 में, तब जाके उर्वरक उद्योग को आगे का रास्ता मिलता हुआ चला और फिर बड़े उद्योग में कन्वर्ट हो गया। देखिए गुजरात, तमिलनाडु में तो था ही पहले, है ना। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य का कुल उत्पादन 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करते हैं। मतलब ये जो सभी राज्य हैं ये आपके 50% से ज्यादा उर्वरक का उत्पादन करते हैं। आगे बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। विश्व में भारत का दूसरा स्थान आता है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे आपका चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। पहला, आगे बात करते हैं तो पहला सीमेंट संयंत्र यानी पहला सीमेंट कंपनी की बात करें तो 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे है तीसरा तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। इसमें सबसे पहला है आपका परिवहन उपकरण उद्योग, जिसमें है सबसे पहला रेलवे। तो वाराणसी में की बात कर रहे थे तो वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजनों के बनाने का कारखाना है। यानी डीजल से चलने वाली जो भी गाड़ी है यानी रेल है वो आपके कहाँ पे बनती है, वाराणसी में बनती है। ठीक है, आगे है सवारी के डिब्बे, आपको पेरम्बूर में देखने के लिए मिलेंगे। बेंगलोर और कलकत्ता में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी सवारी के डिब्बे, जो सवारी गाड़ी होती है उसके डिब्बे आपको पेरम्बूर, बेंगलोर और कलकत्ता में इसको बनाए जाते हैं। चलिए और भी पॉइंट है रेलवे का, देख लेते हैं आगे फिर देखिए बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है,
जो कि रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। अगर वैगन की बात करें तो हमारे बिहार का मोकामा इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मुंगेर जिला का जमालपुर रेलवे का वर्कशॉप है। पूछेगा बिहार में रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है, तो मुंगेर जिले के जमालपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटरसाइकिलों का निर्माण आपका लखनऊ अहमदाबाद के निकट अरकुदी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं, ठीक है। लखनऊ और अहमदाबाद के निकट आकुर्दी और तथा पिंपरी में आपका मोटरसाइकिल बनाया जाता है। उसके बाद मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। मारुति का उद्योग यानी मारुति कार जहां बनती है वो आपके दिल्ली में गुड़गांव और हरियाणा के निकट में बनती है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपका नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करती है, ठीक है। आपका जो महिंद्रा एवं महिंद्रा है ये नासिक में है, जो कि स्कॉर्पियो बोलेरो का निर्माण करती है। आगे है पोत निर्माण उद्योग। बड़े बड़े पोत जहाजों का निर्माण किया जाता है, तो बड़े बड़े आकारों के पोतों का निर्माण कोची और विशाखापट्टनम में होता है, ठीक है। बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कहाँ होता है आप लोग का, कोची और विशाखापट्टनम में होता है। मंझगांव पोत प्रांगण भारतीय नौसेना के पोतों के निर्माण के लिए बनाया गया। मंझगांव भारतीय नौसेना के पोत को बनाने के लिए वहां पे मंझगांव में बनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं वायुयान उद्योग। तो इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलोर में 1904 में लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में कोरापुट और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद इस उद्योग के प्रमुख केंद्र है, ठीक है। आपके उड़ीसा में कोरापुट, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, ये जो वायुयान उद्योग है यहाँ पे अभी वायुयान उद्योग लगाया गया है। सबसे पहले कहाँ लगा था आपका, बेंगलोर में लगा था, ठीक है, 1940 ईस्वी में। उसके बाद आपका कोरापुट जो उड़ीसा में है, हैदराबाद जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है चौथा नंबर, फुटलूज अर्थात तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका सूचना प्रौद्योगिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको देखने के लिए मिलेगा तो बेंगलोर से मिलेगा। इसीलिए इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं या सिलिकॉन सिटी भी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। भारत में सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में आप लोग को ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन देखने के लिए मिल जाएगा। टेलीफोन हो गया, रडार हो गया, पेजर हो गया, सेलुलर हो गया, जेब प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री जैसे में हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये सब देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र की बात करें, कहाँ कहाँ ये सब बनते हैं, तो बेंगलोर में आपका हो गया, उसके बाद मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई आदि में। यानी अगर आपको कंप्यूटर का ये सब सामान लेना है या ये सब सामान लेना है तो आपको सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, बेंगलोर में, क्योंकि भैया वहां इसका खानी है, वहां से ही जन्म लिया इसने, है ना। उसके बाद आप जैसे जैसे मुंबई से ले लीजिए, दिल्ली से ले लीजिए, आपको धीरे धीरे उससे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल में कम में मिलता चल जाएगा। तो केंद्र से यही पता चलता है कहाँ से कौन सा सामान हमको सस्ता मिल जाएगा। आगे बात करते हैं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग का। तो इसमें इत्र के लिए आपका जौनपुर प्रसिद्ध है, ठीक है, और खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज, याद रखिएगा। इत्र यानी सेंट के लिए जौनपुर और खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज, और अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कलकत्ता प्रमुख केंद्र हैं। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए यानी कृत्रिम ज्वेलरी जो आप पहनते हैं, है ना, गले में हार उर, नेकलेस उकले, उसके लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल, जयपुर प्रसिद्ध है आपके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं वैश्वीकरण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम ध्यान समझिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी कहने का मतलब प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापार का आदान प्रदान करना ही आपका क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपका बनता है, याद रखिएगा। आगे है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय हो, ठीक है, और अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं को नियंत्रित कर रहा है। यानी भैया कहीं एक जगह मेन है और उसके ब्रांचेस बहुत जगह पे हैं, वो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती, ठीक है। जैसे मारुति हो गया, सैमसंग हो गया, है ना। आगे बात करते हैं उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। अब भैया उद्योग तो आपने जान लिया, अभी इससे क्या फायदा होता है, आइए देखते हैं फायदा कितना। तो इससे भैया फायदा के रूप में हमें मिलता है प्रदूषण।
तो सबसे पहला है भाई वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को जानते हैं, तो उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने वायु को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुट्टो गैस भी कहते हैं। दम घुट्टो गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को याद रखिएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। हीमोग्लोबिन की जो शक्ति है उसकी पावर को कम कर देता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। चलिए आगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 से आंख में जलन आपको देखने को मिलेगा, दम्मा मिलेगा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानियां बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वायु को प्रदूषित करने वाले ठोस व तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। यानी भैया गैस के रूप में भी होंगे, ठोस के रूप में भी होंगे और तरल के रूप में भी होंगे। तीनों रूप में उपस्थित है, ठोस, द्रव और गैस। आपको पता पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3 है ना, ठोस, द्रव और गैस। बाकी 2 अलग भी हैं, आइसोसाइनाइट और प्लाज्मा हो गया, वो अलग चीज है। पर मेनली रूप से अगर देखा जाए तो 3 होते हैं, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों रूप में आपको प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। यह जीव जंतुओं और पेड़ पौधों तथा वायुमंडल को भी प्रभावित करते हैं। आपका SO2 हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है एक मनुष्य प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है, ठीक है, और सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन या 16 किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। चलिए आगे है जल प्रदूषण। तो देखिए इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट है। यानी औद्योगिक समझ रहे हैं, यानी उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं, ठीक है, जिन्हें नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के होते हैं। कोयला हो गया, रंग हो गया, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ आदि जल के सामान्य प्रदूषक है, ठीक है। इससे जल तो गंदा हो ही रहा है, साथ ही साथ कागज, लुगदी, रसायन, पेट्रोलियम, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग आदि जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। ये उद्योग में कर रहे हैं और ये सामान्य प्रदूषक है, मतलब इसके कारण तो थोड़ा बहुत हो ही रहा है, पर उद्योग में यानी जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो उद्योग से पहुंचा रहा है। उद्योगों से निकलने वाला विषायुक्त, धातु युक्त कूड़ा कचरा, एक तो विषायुक्त निकलता है प्लस में साथ में धातु युक्त भी निकलता है। कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है? घटा देता है, जिससे जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल पीने से हैजा, पेचिस, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है आपका ध्वनि प्रदूषण। तो आपको पता है यांत्रिक आड़ा मिल समझते हैं, लकड़ी चिराने वाला हो गया आड़ा मिल। जनरेटर, खराब मशीनों की असहनीय आवाज, मतलब ज्यादा जो आवाज करती है लोगों के लिए परेशानी का कारण होती है। और अत्यधिक शोर से आपको बहरापन, हृदय गति, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी तथा इससे संबंधित अन्य समस्याएं आपको हो सकती है, जो कि इनमें प्रमुख है ध्वनि प्रदूषण में। चलिए आगे देखते हैं। ये बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की। ये आपको पता है बहुत बड़ा कांड था, कहाँ का? मध्य प्रदेश का था। यह घटना 3 दिसंबर 1984 को भोपाल यानी मध्य प्रदेश में घटित हुआ। खाद और कीटनाशक बनाने वाले यूनियन कार्बोडाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC नामक गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण 500 लोग मौत के शिकार हुए और घायल भी हुए, ठीक है। तो याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट याद रखिएगा। ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जितना क्वेश्चन बनता था मैंने आपको सब बता दिया। आगे बात करते हैं बाबू तापीय प्रदूषण, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लोग जरूर एक बार शेयर कर दिया कीजिए, जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तापीय प्रदूषण की। तो उद्योग तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंड किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। मतलब तापीय उद्योग, जो भी उद्योग है वहां पे गर्म पानी किया जाता है, अब उसको ठंडा होने नहीं दिया, गर्म पानी को ही नदी में डायरेक्ट या तालाबों में फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है? जलीय जीव को नुकसान होता है, यानी जलीय जीव उसमें मर जाते हैं। तो वही चीज है, तापीय प्रदूषण होता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव जंतु एवं जलीय वनस्पति जलकर नष्ट हो जाते हैं। आगे आपका प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। अब देखिए प्रदूषण को उचित योजनाओं द्वारा रोका जा सकता है। उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर तथा उनके सही परिसंचालन द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब भैया सघन आबादी छोड़ के विरल आबादी में आप
उद्योग लगाइए, मतलब जहां पे आबादी कम हो वहां पे जाके, या ना के बराबर हो वहां पे आप इस चीज को लगा सकते हैं, उससे भी कुछ होगा। और नए नए उपकरण का उपयोग आप कीजिए। उसके बाद उद्योगों में कोयला के स्थान पर तेल का उपयोग कीजिए, जिससे क्या होगा, धुआं कम होगा। और वर्तमान में कई ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से वायु में उत्सर्जित प्रदूषणों को रोका जा सकता है। चलिए, तो ये था आपका चैप्टर, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एक एक बातों को। चलिए, अब साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं, आपको पता है क्या चीज, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए, आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक अभी तक जो नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें। और चलिए क्वेश्चन की तरफ आप लोग को ले चलते हैं, आप लोग स्वयं जवाब दीजिएगा। कहता है इनमें से कौन औद्योगिक अव्यवस्थित का कारक नहीं है। औद्योगिक की बात कर रहा है तो देखिए, इसमें बाजार औद्योगिक में आता है, पूंजी आता है, ऊर्जा आता है, सिर्फ एक चीज नहीं आता, वो क्या है बताइए आप लोग, वो क्या नहीं आता है, तो बाबू जनसंख्या नहीं आता है। क्या नहीं आता है, जनसंख्या नहीं आता है। अगला है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी का निम्नांकित कौन है, में से कौन है। सबसे पहले लौह इस्पात की कंपनी कौन सी है, तो आपको पता है कौन सी हो जाएगी, टिस्को। कौन सी हो जाएगी, टिस्को, यानी टाटा लौह इस्पात कंपनी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को। आगे है, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर बाबू सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि यहाँ पतन भी था, कपास का उत्पादक क्षेत्र भी बगल में था, और पूंजी भी उपलब्ध थी। ठीक है, अगला प्रश्न 4 है आप लोग के सामने में। कहता है निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी उसको कृषि से कोई मतलब नहीं है। फटाक से आंसर आप लोग का हो जाना चाहिए क्या भाई, चीनी। बोलिए जल्दी, चीनी, सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, क्या हो जाएगा, तो बाबू सीमेंट हो जाएगा। बाकी सब तो कृषि से आधारित है, सीमेंट में थोड़ी ना खेती होती है जी। आगे है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली, आपको पता है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहा जाता है या है, तो बताइए कहाँ है ये आपका हुगली, फटाफट। कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोन्नागिरी, कोलकाता मोदनीपुर, या कोलकाता हावड़ा। तो हुगली नदी के ऊपर भैया हावड़ा ब्रिज है, यानी हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। ठीक है, चलिए मजा आया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र, जेके सीमेंट, टाटा लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात, या रेमंड कृत्रिम वस्त्र। तो इस चारों में क्या हो जाएगा आपका लोग का आंसर, तो याद रखिएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग जो है वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, आपको पता है मैंने बताया था, इसमें क्या हो जाएगा, पेट्रो हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, कागज की लौह इस्पात क्या हो जाएगा आप लोग का, तो इसमें हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग, यानी चीनी उद्योग डायरेक्ट उपभोक्ता को मिलता है, जो उसका उपयोग करता है वही उसी को। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, या विद्युतकरण उद्योग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग का, चीनी उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग हो जाता है। ठीक है ये, चलिए आगे बात करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आप लोग को पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, ना कार्बन डाइऑक्साइड था, ना सल्फर डाइऑक्साइड था, क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। चलिए ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया बाबू। आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उद्योगों को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे आपके डेली रोजमर्रा जीवन में जिसका आप डेली यूज करते हैं उसका जो निर्माण करता है उसे विनिर्माण कहा जाता है। जैसे में आपका रेडियो, बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, माचिस आदि। आगे है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें, दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार अथवा सहकारी एजेंसियों के द्वारा प्रबंधित या संचालित होता है, यानी सरकार या 2 आदमी मिलके, सहकारी 10 आदमी मिलके, या 2 से 3 आदमी मिलके इसको चलाते हैं, जैसे में आपका भेल और सेल। चलिए उसके बाद बोलता है निजी उद्योग। तो निजी उद्योग अगले बोर्ड में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, निजी उद्योग को नेक्स्ट बोर्ड में देख लेते हैं। चलिए करते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग की। तो निजी क्षेत्र के उद्योग का प्रबंधन या एवं स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, निजी, जैसे में टिस्को हो गया, बजाज हो गया, डाबर हो गया आदि। आगे बात करते हैं प्रश्न 3 की। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो
तो पहला कच्चा माल, दूसरा शक्ति के साधन और तीसरा बजट। आगे है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें, यानी कृषि आधारित क्या है और खनिज आधारित क्या है। तो देखिए, कृषि आधारित उद्योगों के कच्चे माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग इत्यादि। जबकि खनिज आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल खनिज संसाधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे में आपका लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। आगे है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकरण करें। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला निजी क्षेत्र के उद्योग, जैसे मैं आपको उदाहरण की बात कर रहा है टिस्को, बजाज उद्योग, डाबर उद्योग, महिंद्रा उद्योग आदि। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, जैसे में आपका भेल, सेल आदि हो जाएगा, ठीक है। अगला तीसरा संयुक्त उद्योग, जैसे में ऑयल इंडिया लिमिटेड, अमूल उद्योग आदि हो जाएगा। उसके बाद है चौथा सहकारी उद्योग, जैसे में महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल का नारियल उद्योग, इसी में आ जाएगा सहकारी उद्योग में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का ये लघु उत्तरीय खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, उदारीकरण का तात्पर्य उद्योग एवं व्यापार का लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कर अधिक प्रतियोगी बना दिया जाता है, उदारीकरण का मतलब है। जबकि निजीकरण के अंतर्गत देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व का नियंत्रण या प्रबंधन निजी हाथों में देकर सरकारी एकाधिकार को कम या समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद इसी तरह वैश्वीकरण के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, फलता पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के होने लगता है। ये आपको हो जाता है वैश्वीकरण। अब आइए इसकी व्याख्या को जान गए हम लोग, अब इसके प्रभाव को जानते हैं। 1991 के बाद भारत सरकार ने भी देश में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई। तीनों की, उदारीकरण की, निजीकरण की और वैश्वीकरण की। उदारीकरण में क्या हो गया, जो अंग्रेज लोग भैया अपने मतलब उस पर टैक्स लगाते थे, वो उदारीकरण का मतलब भैया सीधा टैक्स कर मुक्त हो गया। याद रखिएगा, टैक्स मुक्त यानी कर मुक्त हो गया। निजीकरण का मतलब आप पर्सनली उसके मालिक बन सकते हो, और वैश्वीकरण का मतलब आप एक जगह बैठ के कहीं पे भी व्यापार कर सकते हो। अब बताइए, तीनों समझना आसान हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो वही चीज है। परिणाम स्वरूप कई विदेशी कंपनियों देश में अपना उद्योग लगा रही है अथवा अपना उत्पाद बेचने आ रही है। इसके कारण भारतीय उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय उत्पाद इस्तेमाल करने को मिलने लगे हैं। यही नहीं, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि से बेरोजगारी भी कम हुई है। वो तो आप लोग को पता है बेरोजगारी कितनी कम हुई है, कितनी ज्यादा हुई है, ठीक है। तो ये था आप लोग का वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। तो आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दें। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दें। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का संबंध ज्ञान से है। सूचना का, प्रौद्योगिकी का मतलब ही होता है भैया ज्ञान से, ठीक है। और यह उद्योग एक प्रकार का फुटलूज उद्योग है जो कहीं भी लगाया जा सकता है। किसी भी उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट नवीन ज्ञान, नए ज्ञान की उच्च प्रौद्योगिकी से हो सकती है। आगे है, इस प्रौद्योगिकी के आने से देश के आर्थिक ढांचे एवं लोगों के जीवन पद्धति में काफी विकास हुआ है। इस उद्योग के अंदर आने वाले उत्पाद में आपका ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, टेलीविजन, सेलुलर, टेलीकॉम, लेजर जैसे प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर उपकरण की सामग्रियां आदि इसमें शामिल है आपके। अगला प्रश्न 3, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का विवरण दें। ठीक है, वर्णन करें। भारत में सूती वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है आप लोग का। ठीक है, सूती वस्त्र आपका कृषि पे आधारित दूसरा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। इसकी आधुनिक मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट गोलेस्टर में स्थापित की गई, जबकि वास्तविक सफलता मिल मुंबई में 1854 में काबस जी डाबर द्वारा लगाया गया था। ठीक है, सबसे पहले लगाया गया था आपके कोलकाता में 1818 में, पर इसे वैसी सफलता नहीं मिली। सफलता की उड़ान भरी 1854 में किसने लगाया था? काबस जी डाबर द्वारा लगाया गया था सूती वस्त्र उद्योग। आगे बात कर लेते हैं वितरण की।
करते हैं वितरण की, तो महाराष्ट्र में इस उद्योग की मिलें मुंबई में आपको सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव में मिल जाएगा। ठीक है। गुजरात में अधिकांश सूती वस्त्र मिले अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर इत्यादि जगहों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगर इसकी बात करें तो हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर में आपको देखने के लिए सूती वस्त्र का उद्योग मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया पूरा आपका चैप्टर खत्म। प्रश्न उत्तर प्लस में आपका अच्छा सा नोट्स, एक अच्छा जिससे आपका आगे का तैयारी भी हो सके और प्लस में आपका नॉलेज भी अच्छा हो सके। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।